नमस्ते। मेरा नाम कर्ण। मैं वेस्ट बंगाल के हेमंडेन से हूँ। हेमंडेन तो अभी काफ़ी टाउन इलाका बन चुका है, पर मैं आज जिस समय का कहानी कहने जा रहा हूँ उस वक्त हेमंडेन में काफ़ी कम घर बार थे। ज़्यादातर इलाकों में तो झाड़ जंगल ही दिखाई देते थे। एक शाम बारिश हो रही थी और काफ़ी छोटे छोटे ओले भी गिर रहे थे। मैं माता पिता के साथ ही बाहर बरामदे में ही बैठा था। मेरी बहन घर के अंदर थी। मैं आसमान से गिरे ओले को एक एक करके इकट्ठा कर रहा था। बारिश की छींटे बरामदे के कुछ भाग पर गिर रहे थे। मैंने बरामदे से ही बहन को बोनो बोनो कहते हुए आवाज़ दिया, पर वह बाहर न निकली। फिर मैंने सोचा कि शायद वो सो रही होगी। मेरी बहन तब तकरीबन 9 साल की थी और मैं 14 साल का। दरअसल वह समय बहुत गर्मी का मौसम था और अचानक जोरदार बारिश होने के कारण उस बारिश से जो ठंडक मिल रही थी, मेरे साथ साथ मेरे माता पिता भी उसी का आनंद लेते हुए बाहर बरामदे में बैठे थे कि तभी अचानक मेरी बहन घर के अंदर से बाहर आई और साइड से एक काला छतरी उठाकर अपनी नीली वाली छोटी चप्पलों को पहनकर वो शौचालय के लिए निकली। हम सभी ने उसे देखा था। वह लाल फ्रॉक पहनकर शौचालय की तरफ बढ़ी थी। मेरी बहन डरती नहीं थी, इसलिए उसके साथ कोई नहीं गया था। समय बीतता रहा, पर वह वापस ही नहीं आई। काफ़ी देर हो चुका था, तो माँ भी दूसरे छाता उठाकर शौचालय की तरफ निकली। वहाँ जाकर माँ बुनो बुनो पुकारते लगी, पर शौचालय के अंदर से कोई जवाब न मिला। शौच का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, इसलिए माँ ने धीरे से दरवाजे को अपनी उंगली से ढकेला, पर वहाँ वहाँ तो कोई नहीं था। माँ घबराई और शौचालय की सीढ़ियों की तरफ देखा, तो वो चप्पल वहीं शौचालय के सामने ही रखा हुआ था और वो काला छाता भी वहीं सामने खुला हुआ पड़ा था। मेरी माँ दौड़ी दौड़ी हमारे पास आई और कहने लगी कि बुनू तो शौच के अंदर नहीं है। यह बात सुनकर मेरे और मेरे पिताजी के मन में डर सा लगने लगा, पर जब हम सभी भीतर आए तो देखा कि मेरी बहन तो खटिया पर ही सोती हुई अवस्था में मिली। पर यह कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि उसे हमने शौच जाते हुए देखा था, पर वापस आते हुए तो नहीं देखा हमने। और उसके पहने हुए चप्पल और छाता भी तो वहीं शौच के करीब रखा हुआ था। और मैंने देखा कि बहन ने तो जो लाल फ्रॉक पहना हुआ था, अभी तो वो फ्रॉक नहीं था, बल्कि बहन ने तो एक पीले रंग का टी शर्ट और पिंक कलर का हाफ पैंट पहना हुआ था। अभी यह हम तीनों ने क्या देखा, सब कुछ सिर के ऊपर से जा रहा था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर सुबह सुबह मेरी माँ ने इस घटना के बारे में हमारे पड़ोस की एक बूढ़ी काकी को सुनाया, तो उन्होंने कहा कि या तो वो कोई देवी थी जिसे तुमने देखा, और या तो वो कोई प्रेत आत्मा जो तुम लोगों को डराने आई थी। अब जो मैं दूसरा घटना कहने जा रहा हूँ, यह साल 2001 का घटना है। तब मेरा एक कज़न भाई मेरे घर में आया हुआ था। हम दो एक साथ ही मेरे कमरे में सोए हुए थे। तकरीबन रात के 11 बजे मेरा भाई कहने लगा कि मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मुझे डर लग रहा है। उसका यह बात सुनकर मैं अचंभा रह गया और मैंने भी आपत्ति न मानते हुए मेरे तरफ सोने को कहा उसे, और मैं खुद उस कोने में चला गया। तब मैंने देखा कि उस कोने में खिड़की थोड़ा सा खुला हुआ है। दरअसल मेरा खिड़की उसी कोने की दीवार पर बना था, इसलिए सोते हुए अवस्था में ही आराम से खिड़की को बंद करा जा सकता था। मैंने वो खिड़की बंद करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए कि तभी मैंने देखा कि बाहर कोई शख्स हमारे ही तरफ मुड़कर खड़ा है। बाहर शायद पूर्णिमा था, इसलिए चारों तरफ चांद का उजाला दिखाई दे रहा था, पर सिर्फ वो शख्स ही काला दिखाई दे रहा था, मानो कोई परछाई हो। मैं भी उसे देखता रहा और सोचता रहा कि
आखिर इतनी रात का कौन हो सकता है? कहीं हमारे पड़ोसी तो नहीं? पर सिर्फ काला परछाई जैसा आकृति होने के कारण वो पहचान में नहीं आ रहा था। बस एक टक हमारी तरफ मुड़कर देखता रहता। फिर मैंने खिड़की को बंद करने का सोचा तो वह शख्स जंगल वाले रास्ते की तरफ जाने लगा। वह चलता नहीं बल्कि उसे देखकर लग रहा था कि वह तो हवा में ही तैरता हुआ जा रहा था। वह जाते जाते धीरे धीरे से मेरे आंखों से ओझल हो जाता और फिर से उसी रास्ते से तैरता हुआ वापस आता और उसी जगह पर खड़ा होकर हमारे तरफ फिर से देखने लगता। वह इसी तरह 4 से 5 बार जाता रहा और फिर से वापस आता रहा। वह कभी तो कोई औरत की तरह दिखता और कभी कोई मर्द की तरह। सुबह हुआ तो मालूम पड़ा कि उस आकृति को सिर्फ मैंने नहीं देखा था बल्कि मेरे साथ उस कज़न भाई ने भी उसे देखा था। इसलिए डर के मारे उसने सोने की जगह बदल दिया था। हम दोनों को न तो उस समय समझ आया कि वह कौन था और न तो आज भी इसका उत्तर हमारे पास है। नमस्कार, मेरा नाम विकास थापा। छुट्टियों के दिनों में मामा घर से अधिक आखिर कौन सा स्थान होता है छुट्टियां बिताने को। मेरा भी छुट्टियों का समय चल रहा था और मैं मामा के घर आया हुआ था। वहीं पर मैंने अपने नानी से नाना जी का साथ घटे हुए एक घटने के बारे में सुना था। नानी द्वारा कहीं कहीं तो कई सारी सत्य घटनाओं में से ये वाला घटना मुझे अत्यधिक डरावना लगा। सो आज मैं उसी घटना को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि नाना जी का एक बहुत पुराना आदत है कि वो एकदम सुबह सुबह सैर के लिए निकलते और दूर एक नदी में जाकर स्नान करते। ठीक एक सुबह वैसे ही वे नींद से उठकर सैर के लिए निकल गए। घड़ी नया नया ही आया हुआ था तब, इसलिए घड़ी होते हुए भी नाना जी को घड़ी देखने का आदत नहीं था। मेरे नाना जी सैर करते करते उस नदी में पहुंच गए। वह नदी काफी पुराना है। आज भी अंतिम संस्कार और पिंडदान के लिए लोग उसी नदी का इस्तेमाल करते हैं। मेरे नाना जी ने देखा कि उस दिन बाकी दिनों से काफी ज्यादा सन्नाटा था। आसपास कोई चहल पहल नहीं, बस नदी के स्रोत का आवाज आ रहा था। मेरे नाना जी ने नहाना शुरू किया। कुछ देर नहाने के बाद वे जैसे ही बाहर निकले और अपने कपड़ों के पास जैसे ही बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके कपड़ों के पास खड़े हैं। सफेद कुर्ता पैजामे पहने हुए थे। मेरे नाना जी ने अपने कपड़े पहनते हुए उस व्यक्ति से कहा कि आज तो पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा है। वह व्यक्ति चुपचाप मेरे नाना जी को देखता रहा। फिर नाना जी ने पूछा कि आपको तो मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा था, आप कहाँ से हैं? नाना जी के इस प्रश्न का उत्तर उस व्यक्ति ने नहीं दिया। फिर नाना जी ने भी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। नाना जी चलते चलते पता नहीं उनको एकाएक पीछे मुड़ने का क्यों मन किया और वह पीछे मुड़े तो वो देखते हैं कि वही सफ़ेद कुर्ते वाले व्यक्ति उनके पीछे कुछ दूरी पर खड़े हैं और एक टक नाना जी को देखे जा रहे हैं। यह देखने के बाद नाना जी फिर से अपने कदम घर की तरफ बढ़ाना शुरू किया। कुछ दूर चलने पर वे फिर से मुड़कर देखते हैं कि वह इंसान फिर से उनके पीछे तकरीबन उतनी ही दूरी पर खड़े हैं। यह देखकर नाना जी ने कहा कि अरे, आप तो इसी रास्ते से जा रहे हैं, आइए हम एक साथ बातें करते हुए चलते हैं, मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ। पर वह इंसान चुपचाप बस नाना जी को ही अपने बड़े बड़े आंखों से देख रहा था। मुंह से एक शब्द न निकाला। अब नाना जी को कुछ शक होने लगा और अपने कदम को थोड़ा तेज करने लगे। जब जब नाना जी चलते वह इंसान भी नाना जी के पीछे पीछे चलते और जैसे ही नाना जी मुड़कर देखते वह भी रुककर एक टक नाना जी को बस
देखते ही रहते। नाना जी को डर लगने लगा था। उनके दिल की धड़कनें उनके अंदर ही अंदर कानों तक सुनाई दे रही थी। वो डर के मारे अपने कदम को जल्दी जल्दी चलाना शुरू कर दिया। नाना जी ऊपर की तरफ पहाड़ पर चढ़कर एक चौरस्ते पर जाकर रुके और मुड़कर देखते हैं कि अब वह व्यक्ति उनके पीछे नहीं रहा। अब उसे पीछे ना पाकर नाना जी को कुछ तो राहत मिला और उन्होंने एक बीड़ी निकाला। नाना जी को बीड़ी पीने का आदत था और इसी आदत के कारण उन्होंने उसी चौरस्ते पर बैठकर बीड़ी मुंह में लिए और बीड़ी जलाने के लिए उन्होंने अपने पैंट के पॉकेट पर हाथ डाले माचिस के लिए। तो उन्होंने देखा कि उनके ही बाईं ओर एकदम नजदीक वही व्यक्ति खड़ा था और नेपाली भाषा में कहने लगे, आजा तो 25। उस व्यक्ति ने नेपाली भाषा में आजा तो बाचिस कहा। इसका हिंदी मतलब है कि आज तू बच गया। ये कहते ही वह व्यक्ति हवा में मिल गया और वो वहां से गायब हो गया। मैं आज भी यह कहानी सुनता हूँ तो मेरे पूरे शरीर पर डर के मारे कांटे उमड़ने लगते हैं। तो फिर नाना जी को उस वक्त कैसा लगा होगा जब वो व्यक्ति नाना जी के इतने करीब था।